वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहताशाम रमज़ान, जो कि आज नहीं है। मैं बहुत टेंशन में भी हूँ क्योंकि हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा कट्स भी लूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं समझ आएगी मेरे अल्फाज जो हैं वो उस तरह से बात कन्वे कर सकेंगे जिस तरह से मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि समटाइम्स बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मून जो है अच्छे से कैच कर लेता है। मून जो है मेरी ऐसी बातें, समटाइम्स मेरी सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत बुरा है, मून उसको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। और डिस्कशन जो है, जब हम बात करते हैं कि एक डिस्कशन शो है तो अकेले क्या ही डिस्कस हो सकता है, जब मज़ा तभी आता है जब दो डिफरेंट ओपिनियन हो। और ड्रामों के ऊपर जो हमारा ओवरऑल रिव्यू होता है वो भी थोड़ा पोलराइजिंग ओपिनियन होती है। हो सकता है कोई चीज़ मुझे पसंद आए, हो सकता है कोई चीज़ आपको पसंद आए, कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आती लेकिन आवाम को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरह से जब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़ा होता है तो शो का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन आज का जो शो है मून मेरे साथ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मून जो है वो आजकल अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। पता नहीं कुछ हमारे एके बस को ना कोई कर्स हो चुका है जब से हम वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हमारा वीडियो वाला नहीं होता, कभी एडिटर नहीं होता, और आज मून नहीं है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात भी बता दूं, जैसे नेक्स्ट हमारा मीनिंगफुल का एपिसोड है, वो शायद हम उस पर भी अब स्केजुअल के इश्यूज़ हैं कहीं पे अब अगेन अब उस दिन मून होगा तो उस दिन हमारा कैमरे वाला नहीं होगा, जिस दिन कैमरे वाला अवेलेबल होगा उस दिन एडिटर नहीं होगा। सो थोड़ा आपको हमारे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसका हमने एक हल ये निकाला है कि जो हमारा नेक्स्ट मीनिंगफुल का एपिसोड होगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं और मून वो वाला शो कर सकें। आज मेरी अंग्रेज़ी को भी ठीक करने वाला कोई नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। अच्छा, इसके साथ मैंने आपसे ये पूछना था कि आजकल के मौसम के बारे में क्या आप लोग कहना चाहेंगे, क्योंकि आज कल बाहर का मौसम है और गर्मियाँ आने वाली हैं। और इधर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है लाहौर में वो है जी मॉस्किटोज़ का। अभी भी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे तो हमें बाहर एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, तो बाद में पता लगा कि वो स्प्रे कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मॉस्किटो से बचने के लिए यूजुअली हम मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं, और यही मेरा आज का टॉपिक बन गया। अभी थोड़ी देर पहले ये टॉपिक मेरे सामने आया, अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये थोड़ा सेटअप लगा रहे थे, थोड़ा सा हमने सेटिंग भी चेंज की, क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैंने बात करनी है। तो मेरे पास वो जो मेरा रेगुलर सेटअप था वहाँ बैठ के बात करना, पेज पकड़ना, वो मेरे लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता। तो आई थॉट कि थोड़ा इसको चेंज करते हैं। ये टेबल आप देख चुके होंगे पिछले रिव्यूज़ में, अक्सर मून के पीछे होती है। तो खैर चल ये रहा था कि जब ये टेबल हम मूव कर रहे थे तो आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। और हॉस्पिटल्स में डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है। मुझे याद है एक दफ़ा अप्रैल में ही मुझे बहुत बुरा मलेरिया हुआ था, तो मुझे बचपन से डर लगता है मच्छरों से बहुत ज़्यादा। और मुझे ये भी फैक्ट पता है कि जब भी आप इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो भी इकदाम लेते हैं वो आपकी सेहत के लिए असर नहीं होते। जैसे हम यूजुअली मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज़ करते हैं, या हम कुछ कॉइल्स यूज़ करते हैं। अभी एक कॉइल चल रही है, लेकिन वो हमारे ऑक्सीजन पे क्या असर कर रही है, नो आइडिया। अच्छा, मॉस्किटो रिपेलेंट की ये बात करनी थी कि अभी जब हम टेबल रिमूव कर रहे थे तो वो गलती से इस टेबल के ऊपर थोड़ा सा कहीं गिर गया, और जब हमने उसको साफ़ किया है तो वो एक परमानेंट मार्क छोड़ के गया है। एंड आई वाज लाइक कि हमारी स्किन जो है वो बेचारी इतनी नाजुक सी है जिसके ऊपर हम ये इतना हैवी किस्म का रिपेलेंट लगाते हैं, और कोई हल समझ नहीं आता कि मॉस्किटो से बचा कैसे जाए। सो अगर आपके यहाँ कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे जैसे खपती इंसान को ज़रूर बताएं जिसके मच्छरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। खैर, कमिंग बैक टू टीवी लाउंज। टीवी लाउंज में आज हम करेंगे 6 ड्रामास। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जी मीम से मोहब्बत का अलग से वीडियो किया जाए, तो वो हम ज़रूर करेंगे अलग से वीडियो। जैसे ही मून फ्री होंगे तो उसकी आखिरी एपिसोड का हम अलग से करेंगे वीडियो। इसके अलावा एक और ड्रामा था जी, कुछ ना कहना। मैंने अभी वो आज के एपिसोड के लिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही थी तो मैंने रिव्यू ड्रामा देखना शुरू किया, कुछ ना कहना। एंड इट वाज एपिसोड 4 और 5, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट एपिसोड 3 है या 4 है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन जब उस पर देखा तो उस पर लिखा हुआ था जी ये लास्ट एपिसोड, सेकेंड लास्ट एपिसोड है। एंड आई वाज लाइक ये ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे करेक्टर्स के बारे में पता लगना है, बहुत सारे करेक्टर्स की बैक स्टोरीज़ जो है वो पता लगनी है, बहुत सारे करेक्टर आर्क भी अभी तक क्लियर नहीं है, और ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है। तो मुझे लगा कि शायद इस ड्रामे को भी मुझे मून के साथ ही कंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मून बहुत बड़े फ़ैन है इकबाल हुसैन के, तो वो इसके ऊपर ज़रूर अपना कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। लेकिन 2 ड्रामे हैं जो आज शुरू होने वाले हैं, उनके बारे में हम खुल के बात करेंगे। जो एक ड्रामा शुरू होने वाला है वो है जी एक
ड्रामा जिसका नाम मैं काफ़ी अरसे से प्रोडिक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक सिंस 2022। ड्रामा आया था पिंजरा, जिसको मैं हमेशा से परवरिश कहता था। आई थिंक उस ड्रामे का नाम परवरिश होना चाहिए था, लेकिन AR भाई को ख्याल आया है कि हमें इस नाम के कॉपीराइट ले लेने चाहिए और परवरिश नाम से एक ड्रामा जो है हमें बनाना चाहिए। सो एक तो जी हम करने वाले हैं परवरिश, और दूसरा जो है मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा जी इकरा अजीज़ का, और जिसको डायरेक्ट करेंगे यासिर हुसैन, और जिसका नाम है पैराडाइज। सो इन दो ड्रामों को आज हमने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। बाकी 4 ड्रामे हैं वही हमारे रेगुलर हैं, जिनमें एक है जी डायन, फरार, इसके अलावा अगर तुम साथ हो एंड कर्ज़े जान। सो जी ये 6 ड्रामे हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात ज़रूर ऐड करनी है कि मैं जैसे जैसे ड्रामे देखता जा रहा हूँ, मुझे डे बाय डे बहुत ज़्यादा यू कैन से कि अफसोस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लेवल डे बाय डे गिरता जा रहा है, और शायद आपको ड्रामा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, या चैनल्स के पास अपने कंटेंट का पेट भरने के लिए स्क्रिप्ट्स नहीं हैं, आपके पास जल्दी जल्दी आपने ड्रामे ख़त्म करने हैं। देखिए जी, जो 2 एपिसोड वाला भी ड्रामा है उसको आपने 25 हफ्तों में ख़त्म करना है, तो 25 हफ्तों के बाद आपको एक अगला तैयार करना है। सो इस सब के चक्करों में हो ये रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता जा रहा है। राइटर कुछ लिखते हैं, उसको चलाने के चक्करों में या बढ़ा के दिखाने के चक्करों में समटाइम्स डायरेक्टर्स को इतना डाइल्यूट कर देता है कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो उस तरह से नहीं ऑडियंस तक पहुंचता, या जो इमोशंस डायरेक्टर बताना चाह रहा है वो बार बार रेपिटेटिव डायलॉग्स के थ्रू जब वो बताता है तो आप बोर होने लग जाते हैं। सो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हमें करंट ड्रामाज में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब आई डोंट नो कि कब कौन सा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे जो मेकर्स हैं वो सोचेंगे कि हमें जो है अब अपनी क्वालिटी ऑफ ड्रामा को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बल्कि ये एक बड़ा अच्छा टाइम है जब आप देख रहे हैं कि आपका ड्रामा अब ग्लोबली जा रहा है। पहले हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, हमारा ड्रामा बाहर नहीं जा रहा था, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमारे पास जो भी मीन्स थे वो बहुत स्लो थे जिससे हम ड्रामा मुल्क से बाहर वाली ऑडियंस को दिखाते थे। लेकिन अब हमारे पास इंटरनेट है, आप कोई भी ड्रामा लगाते हैं तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क के कोने में बैठ के देखा जा सकता है। सो प्रेशर तो है हमारे यहाँ कि अब हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी अदर हैंड जो मेकर्स की साइड से है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। मुझे बस एक प्रेशर नज़र आ रहा है कि बस जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी लगाओ, ख़त्म करो, जो भी है अगले पे चलते हैं। शुरू के 7-8 एपिसोड में इन्वेस्ट करो, देखो कि अगर इनका कुछ ऐसा जो आजकल वायरल चल रहा है, जैसे आजकल मैंने नोट किया है कि हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री जो है उसको वायरल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लव मीम्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब हीरो हीरोइन का रोमांस उभर के नज़र आना चाहिए, स्टोरी जाए भाड़ में। मैं अक्सर कहता हूँ तेरे बिन एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। आपको जोड़ी याद है, आपको कहानी शायद याद ना हो, आई डोंट थिंक सो। कोई ऐसे अक्सर मैंने पीछे दफ़ा एक दफ़ा किया था तो किसी ने कहा था कि नहीं मुझे सारा पता है। नहीं, आई थिंक उस तरह से शायद ना पता हो जिस तरह से आज भी हमारे घरों में तन्हाइयों की स्टोरी सबको पता है। जैसे बारात सीरीज़ की स्टोरी सबको पता है, ज़ात ज़रा बेनिशाह की स्टोरी सबको पता है, लॉस ऑफ ड्रामास जिसमें हम सफ़र की स्टोरी सबको पता है। वैसे तेरे बिन का जो है प्लॉट उस तरह से शायद मेमोरेबल नहीं था। सो मेकर्स की जानिब से जो इस तरह का प्रेशर है कि हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए, वो हमें पोस्ट तेरे बिन नज़र भी आता है। आप इक़्तिदार देख लें, आप कभी मैं कभी तुम देख लें, कभी मैं कभी तुम सिर्फ उस पार्ट तक जहाँ हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसके और भी अच्छे पॉइंट्स हैं, उसकी हम बात नहीं करें। आज मुझे मिस्टेक्स का मार्जिन दिया जाए, मैं कुछ गलत सलत भी बोल सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हो रही है बोलते हुए, आई डोंट नो वाई। खैर जी, ये तो एक मसला है जिस पे हम हर एपिसोड में बात करते रहते हैं और आंदा भी करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना शो प्रॉपरली। मून तो है नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा। सो मैंने ड्रामों की लिस्ट तो ऑलरेडी बता दी है, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। जिन 2 नए ड्रामे हैं, एक है परवरिश और एक है पैराडाइज, और 4 जो हैं वो रेगुलर ड्रामाज हैं जिनके नाम हैं जी फरार, कर्ज़े जान, अगर तुम साथ हो एंड डायन। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ड्रामा हम करने जा रहे हैं उसका नाम है परवरिश। चलिए जी, परवरिश जो ड्रामा है उसकी जो कास्ट में जो लोग शामिल हैं उनमें है जी समर जाफरी एज़ वली जहांगीर, एन आसिफ एज़ माया, नुमान इजाज़ एज़ जहांगीर, सवेरा नदीम एज़ महानूर, शमीम हिलाली एज़ दादी, अरशद महमूद एज़ दादा, समान अंसारी एज़
पन्ना, मुझे ये नाम समझ नहीं आया बाय द वे, पन्ना पन्ना उसको क्यों कह रहे हैं। आपको गाना याद है, पन्ना की तमन्ना हो, तमन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। खैर, नजरुल हसन है, इसके अलावा रेहाम हैं, और बहुत सारे नाम हैं। खैर, इसके जो डायरेक्टर हैं और जो राइटर हैं उनमें जी, राइटर का नाम है जी किरण सदीकी, और जो डायरेक्टर हैं वो हैं मेसम नकवी, जो इससे पहले बेटियां और मायरी जैसे ड्रामों को डायरेक्ट कर चुके हैं। ये दोनों जो हैं 120 ड्रामास थे। इसके प्रोड्यूसर जो है वो है फाद मुस्तफ़ा, मोहम्मद जर्जीज सेजा, बिग बैंग एंटरटेनमेंट। चलें जी, अब हम बात करते हैं ओवरऑल ड्रामे की समरी के हवाले से। ड्रामे की समरी कुछ इस तरह से है कि एक थोड़ा सा कल्चरल कोलिजन है। जहांगीर जो कि प्ले कर रहे हैं नुमान एजाज, पाकिस्तान वापस आए हैं अमेरिका से अपनी फैमिली को साथ रह के, और सो दैट कि वो अपने बच्चों को उनकी जो असल रूट्स हैं वो बता सकें। और उनके जो बेटे हैं वो हैं वली, एंड जो उनकी एक बेटी भी हैं जिनका नाम है अनाया, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जी आनिया, उनकी बेटी का नाम है जी आनिया, उनकी वाइफ का नाम है मानूर, जो कि हैं सवीरा नदीम। अच्छा खैर, जब अपने घर वापस आते हैं तो उनके माँ बाप हैं शमीम हिलाली एंड अरशद महमूद, और उनके एक छोटे भाई भी हैं जो कि नजरुल हसन प्ले कर रहे हैं। उनकी वाइफ जो हैं वो समन अंसारी प्ले कर रही हैं, और उनके भी 2 बच्चे हैं, एक का नाम है समीर और बच्ची का नाम है अमल। जी, अमल और समीर जो हैं वो इस कपल के बच्चे हैं। इसके अलावा अमल की एक फ्रेंड दिखाई गई हैं जो कि हमारे ड्रामा की मेन लीड हैं, जो कि हैं माया, जिसको प्ले किया है नासिफ ने। दोनों ये अमल एंड माया जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और जो जहांगीर हैं वो चाह रहे हैं चूँकि वो पाकिस्तान वापस आए हैं तो वो वली को भी मेडिकल की जो स्टडीज़ हैं उसमें जो है एडमिशन दिलवाएं जल्द अज जल्द। अच्छा, ये फैमिली जो है जो वापस आई है, हमने देखा शुरू में वो पेरेंट्स को जिस तरह नॉर्मल जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा गया है, कुछ जो फैमिलीज़ बाहर रहती हैं वो काफ़ी साल पूछते नहीं हैं, लेकिन जब उनको अक्सर काम पड़ जाए तो उनकी तरफ से गिफ्ट्स आने लग जाते हैं, उनकी तरफ से फ़ोन आने लग जाते हैं। तो समहाउ इसका जो इंट्रोडक्शन था कुछ इस तरह से था कि जहांगीर अपनी माँ को एक अदद आईफोन भेजते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी भेजते रहते हैं अपने भाई के बच्चों को, सलमान के बच्चों को। सो समहाउ ये दिखाया गया है कि वो बाहर रहते हैं, बहुत कमाते हैं, तो उनका एक होल्ड है, जो फाइनेंशियल जो बंदा स्ट्रांग होता है उनका, आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, उनका काफ़ी घर की डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल होता है। सो उस तरह से थोड़ा हमें जहांगीर का करैक्टर दिखाया गया है। अच्छा, अगर हम आगे थोड़ा चलते हैं तो अभी तक 3 एपिसोड हो चुके हैं, अभी तक इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो है ये जो वापस आए हैं जहांगीर और महानूर, या इसकी रीज़न वही है कि ये वाकई कल्चरल रूट्स अपने बच्चों को से कनेक्ट कराना चाह रहे हैं, या वो वहाँ पे कोई कांड करके आए हैं। क्योंकि जब वो थोड़ा बहुत दिखाते हैं तो जो उनकी बेटी प्ले कर रही हैं उनको थोड़ा सा सस्पिशियस सा दिखाया गया है कि जब भी ये पूछा जाता है कि आप वापस क्यों आ रहे हैं तो उनकी कैमरा जो है उनकी बेटी की तरफ पैन करता है। सो समहाउ कोई एक सस्पिशियस सा है कि कुछ है, इस बेटी इस जो डिसीजन है उसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से पाकिस्तान आए हैं। सो जी, ये एक छोटी सी समरी है जो मैंने आपको बताई है। अच्छा जी, कुछ अब इसके गुड पॉइंट्स हैं। मुझे स्क्रिप्ट और जो इसकी डायरेक्शन है मुझे थोड़ी न्यू लगी है। आपके पास बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो है डायरेक्ट करना है, और जो अगर सीजन एक्टर होता है ना उसको थोड़ा पता होता है कि मैं इतना करूँगा या उतना करूँगा, लेकिन जो यंग बच्चे होते हैं ना उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ी डिफरेंट एनर्जी होती है, तो उनके साथ मिलकर काम करना और जो है उनसे काम निकलवाना ये एक बहुत टास्क रहा होगा मेसम के लिए, जो कि उन्होंने समहाउ बड़ा अच्छा जो है इस टास्क को परफॉर्म किया। कास्टिंग भी मुझे अच्छी लगी है, मुझे कुछ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे हैं, जिनमें समर अंसारी का जो करेक्टर है वो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है। समर जाफरी, हम उसको अक्सर कहते हैं कि ही इज़ अ गुड एक्टर। ऐना आसिफ का भी जो एक जेंजी टाइप ऑफ करेक्टर है जिस तरह से वो दिखाया गया वो भी बहुत अच्छा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही हैं चीज़ें, उनमें नंबर 1 पे जो चीज़ है वो है अब्दुल हसन का करेक्टर। अब्दुल हसन को हम ऑलरेडी अब्दुल्लू के नाम से उनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, हम उनको वहाँ पे देख चुके हैं। तो उनका ये ड्रामाज में पहला प्रोजेक्ट है। जहाँ तक उनकी एक्टिंग की मैं बात करूँ तो मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा हिलेरियस लगी है। स्टूपिड फनी जो चीज़ होती है ना, स्टूपिडली फनी,
कि वो स्टूपिड लग रहा है लेकिन फ़नी लग रहा है, मुझे उस तरह से लगता है। और बाकी उसके जो कुछ वो उसमें कुछ दिखाया गया है कि वो जो वायरल डायलॉग्स होते हैं वो बड़े मज़े से कहता है, जैसे बाप का बेटे का सबका बदला लेगा फैजल, उसका एपिसोड 1 में उसका एक सीन था इस तरह से, वो मुझे पसंद आया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे बस। तो अगर मैं ओवरऑल हाईलाइट अगर इस ड्रामे में किसी को मैं मेंशन करूं तो वो मेरे लिए जो है वो समद अंसारी एंड जो ये अब्दुल हसन है जो के समीर का करेक्टर प्ले कर रहे हैं वो हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन की मैं जब बात करूं तो मुझे इस ड्रामे का प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारी जगहों पे अब डिफरेंट लोकेशंस, यूजुअली ARY के जब हम ड्रामे देखते हैं तो उनके पास या जियो के ड्रामे देख रहे हैं उन सब की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक जगह है, वो बस उन्होंने वही ड्रामा जो है वो शूट करना है। जैसे नूरजहां वाला घर है वो आपको बेशुमार ARY के ड्रामों में नज़र आएगा। सो लेकिन इधर भी जो कुछ घर हैं वो जैसे आपकी मर्ज़ी वाले हैं या इश्क मुर्शद वाले हैं अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, लेकिन उनको एक नए एंगल से पेश किया गया है। तो मेरे लिए प्रोडक्शन डिज़ाइन जो है वो इस ड्रामे का हाईलाइट रहा है। OST की भी बात करूँ, OST इस ड्रामे का गाया है शफकत अमानत अली ने एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ शफकत अमानत अली, यू गाइज ऑलरेडी नो। सो वो गाना जो है वो ओवरऑल ड्रामे पे डेप्थ ऐड करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट जो है बात जो मुझे अच्छी लगी इस ड्रामे में वो ये थी कि हमारे यहाँ ना पिछले कुछ अरसे में कॉमेडी जो प्लेज़ हैं या जो रोम कॉम्स का रिवाज है वो बहुत कम हो गया हुआ है। और मैं अक्सर अपने जो है रिव्यूज़ में डिस्कशंस में बार बार कहता हूँ कि हमें रोम कॉम्स बनानी चाहिए, लाइट सा कोई शो होना चाहिए। सो इस ड्रामे में वो एक कॉमिक यू कैन से कॉमेडी जो है इसमें काफ़ी हाईलाइटेड है। सो वो इसका एक गुड फैक्टर है। अच्छा, अब मैं कुछ प्लॉट होल्स और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉब्लम इस ड्रामे में नज़र आया है, मुझे डबिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। ख़ासकर समर जाफरी की जो करेक्टर की डबिंग थी वो मुझे पसंद नहीं आई। उसमें बहुत ज़्यादा जो ऑडियो थी वो कुछ जगहों पे अनक्लियर थी, समझ नहीं आ रही थी कि करेक्टर क्या बोल रहे हैं। एक तो मेरा ये इशू था। सेकंड जो मुझे इसमें बड़ी प्रॉब्लम नज़र आई, हमारे यहाँ ना हम करेक्टर्स तो कर लेते हैं, हमें करेक्टर की बैक स्टोरी भी बता दी जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम बात करते हैं समर के करेक्टर की, वली जी अमेरिका में आया है, वहीं पला बड़ा है। तो अब जब यूजुअली बड़े जो लोग होते हैं वो थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है एक्सेंट अडॉप्ट करना, लेकिन जो बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं उनमें एक अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए। मुझे नहीं करना आता अमेरिकन एक्सेंट, ये मेरा काम नहीं है, ये काम एक्टर का ही होता है, ठीक है। मैं उसमें प्लीज़ एडिशन ये करना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा अपने एक्सेंट्स पे काम करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। कल को कोई सीरीज़ आ जाती है जहाँ पे आपको एक अमेरिकन पाकिस्तानी लड़का प्ले करना है, सो वहाँ पे तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं कि क्या ये लड़का एक्सेंट उस तरह से अडेप्ट कर सकेगा कि नहीं। क्या इवन मैं अभी तो कुछ दिन पहले हमने वाइट लोटस की बात की। वाइट लोटस में एक करेक्टर था जो सदर्न एक्सेंट बोलता था। तो जी जब मैं उनके इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था कास्ट के, तो उसमें जो मेंबर हैं वो कहते हैं जी मेरा ऑलरेडी सदर्न एक्सेंट है लेकिन मेरा फलाने एरिया से नहीं है, लेकिन मुझे इस करेक्टर के लिए एक और एरिया का सदर्न एक्सेंट करना पड़ रहा है। आई नो दे हैव बिग बजट्स, आई नो दे हैव लाइक उनके पास ट्रेनिंग के लिए भी टाइम है, वो रिहर्स भी करते हैं, लेकिन आपका ये प्रोफेशन है, आप अभी यंग हैं, आप अभी जिस तरह से सीखेंगे जो एनर्जीज आपके अंदर इस वक्त हैं वो बाद में नहीं होंगी। और इस एज में पहुंच के मैं आपको कह रहा हूँ कि वो एनर्जीज नहीं होंगी। उस एज में अगर आप अभी जल्दी बहुत कुछ सीख जाएंगे वो आपके करियर के लिए अच्छा होगा। और जैसे ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं वो बाहर काम कर रहे हैं और उनको भी इस तरह के इम्तिहान देने पड़ते हैं, उनको भी इस तरह से जो है रिक्वायरमेंट्स भेजी जाती हैं। इंडिया के कितने लोग जा रहे हैं बाहर, वो अपने एक्सेंट्स पे काम करते हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा ना हमें एक्सेंट्स पे अब इस तरह के काम करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि ड्रामा मेकर्स चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कि डायरेक्टर का काम चलता है, नहीं चलता, आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए देखें। सेकंड जो मुझे एक कन्फ्यूजन नज़र आती है, मैंने लिखा हुआ है ग्रे जोन कन्फ्यूजन। अच्छा खैर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा इधर जो है ना हमें जो जहांगीर दिखाए गए हैं, मुझे ना एक उनके डायलॉग बड़ा थोड़ा सा ना उससे एतराज़ कह लें या कुछ भी कह लें, एतराज़ तो नहीं है, लेकिन मुझे ना उनकी कुछ साइकी समझ नहीं आ रही।
मुझे जिस तरह से वो अपने वालिदैन को कन्विंस कर रहे हैं कि जी मगरब में ये इशू आ गए हैं, ये इशू आ गए हैं, LGBTQ का इशू है, जेंडर आइडेंटिटी का इशू है, इस तरह की जो बातें हैं, या तो वो अपनी बात कोई ऐसी बात छुपा रहे हैं, या आप इस तरह के डायलॉग्स आप तब इंक्लूड करें जब आपका करेक्टर उस तरफ जा रहा हो। ज़बरदस्ती में मारिया भी बनने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप दिखाएं जी जहांगीर की जो बेटे है वो LGBTQ या उसको कोई जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज हैं, ये LGBT और जेंडर का डिफरेंस ख़त्म कर दिया। अब आप ही बताएं। या जहांगीर का जो बेटा है उसको इस तरह के इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप इधर आए हैं। लेकिन अगर आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी आपका ये डायलॉग टिकटॉक पे वायरल हो जाए या इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाए, इसलिए आपने अगर ये डायलॉग इंक्लूड किया है तो ये कोई सेंस नहीं करता। खैर, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो जी माया के जो फादर हैं मुझे बिट ऑफ क्लीशे लगते हैं, ठीक है। उनकी जो जिस तरह के हमारे यहाँ कंजूस फादर्स दिखाए जाते हैं ड्रामे में, बिजली ना चलाओ, पंखा ना चलाओ, आज दाल पकी है तो ये बना लो, तो ये बहुत सिमिलर हो गया है। परवरदिगार आलम, इस महीने बहुत खर्चा हुआ है। सो जी मैं बात कर रहा था माया के फादर के बारे में, तो वो मुझे थोड़े क्लीशेड लगते हैं। वो एक मेरे लिए थोड़ा इरिटेटिंग कैरेक्टर था ड्रामा देखते हुए। बाकी एक और चीज़ मुझे मेकर्स से कहनी है कि जब आप यूट्यूब के ऊपर ड्रामा अपलोड करते हैं तो कास्टिंग जो है ठीक से मेंशन कर दिया करें हमें, ताकि कैरेक्टर्स हम बोलें कि किसने ये वाली एक्टिंग अच्छी की या किसने कौन से वाली एक्टिंग अच्छी की, वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए कैरेक्टर्स के जो असल वाले एक्टर हैं उनके नाम याद रखना। अच्छा जी, अभी तक जो ड्रामे में सोफार कैरेक्टर आर्क्स चल रही हैं, हमें वली का कैरेक्टर देखने को मिलता है। वो जी उसको, अच्छा मैं ये मेंशन करना भूल गया कि उसको म्यूज़िक का बहुत शौक है और उसके फादर उसको म्यूज़िक अलाउ नहीं कर रहे, तो समहाउ उसकी जो कैरेक्टर आर्क रहेगी वो रहेगी जी फादर की एक्सपेक्टेशन और अपनी आइडेंटिटी के दरमियान फंसा हुआ है वो, और जो उसका म्यूज़िक का ड्रीम है वो उसके फादर के ड्रीम के साथ मैच नहीं करता। सो उसका जो कैरेक्टर आर्क हमें इस चीज़ की जद्दोजहद दिखाएगा, और आगे जाके उसका जो है एक लव इंटरेस्ट भी जो है वो आना है। समीर का जो कैरेक्टर है वो जो है एक यू कैन से कि कॉमिक रिलीफ है। माया का जो करेक्टर है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, शार्प है, उसके घर में थोड़े से प्रॉब्लम हैं उसकी। अच्छा, अभी तक हमारी हीरो हीरोइन की एक कन्फ्रंटेशन भी हो चुकी है। आई लाइक द केमिस्ट्री, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम माया से ये है कि माया को जिस तरह से शुरू में इंट्रोड्यूस किया गया है वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। इट्स वेरी टिपिकल 90s की जैसे हीरोइनें नहीं होती, वो बाल ऊपर कर रही है और वो जी ब्लो ड्राई बना रही है और फिर थोड़ी देर बाद उसको लगता है वो रियलिटी में वापस आ गई। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ना, आई थिंक वो मुझे थोड़ा एज अप्रोप्रिएट नहीं लगा। बाकी जो है ये कुछ करेक्टर, अच्छा मुझे एक और एक्टर की भी एक्टिंग पसंद नहीं आई, एक नहीं बल्कि दो, वो हैं जी जहांगीर और महनूर का जो करेक्टर है जिसको प्ले कर रहे हैं नुमान इजाज़ एंड सवेरा नदीम। मुझे इश्यूज़ हैं उनकी एक्टिंग से, मुझे उनकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा एक थकन नज़र आ रही है। क्या जरूरत थी? अरे भाई, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, मैं एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकती। वैसे यहाँ का खाना उसे सूट नहीं कर। मुझे कन्विक्शन नहीं आ रही उनको, बस ऐसा लग रहा है कि डायलॉग दिए जा रहे हैं और वो बस बोल रहे हैं। जिस तरह वो पहले अपने हर करेक्टर में एक डेप्थ क्रिएट करते होते थे, ये दोनों एक लेजेंड है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस ड्रामे में। मेरे लिए वो थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, यू कैन से। सो जी, अब हम बात कर लें थोड़ा सा ओवरऑल परवरिश के बारे में। इसमें जी हम फैमिली डायनामिक्स को देख रहे हैं, डिफरेंट इमोशंस के लेयर को देख रहे हैं, बट इन अ कॉमिक वे। जनरेशनल टेंशन्स भी चल रही हैं। कास्ट मोस्टली आपने ऑन पॉइंट लिया है, टेक्निकल थोड़े से इश्यूज हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी और बहुत ही यू कैन से कि पॉजिटिव बात ये है कि हम जो है अब फाइनली 8 बजे वाली स्लॉट के ऊपर कुछ टीनेज करेक्टर्स को देखेंगे, जो है ना यूजुअली हम मिडिल एज करेक्टर्स को देख रहे होते हैं। या हमारी हीरोइन दिखाते तो है टीनेज, लेकिन वो स्क्रीन पे लग नहीं रही होती टीनेजर, लेकिन ये वो बच्चे हैं कि टीनेजर की कोई स्टोरी है। तो आपने बड़ा अच्छा किया है कि ये एक अच्छा स्टेप है ARY की जानिब से कि आप एक सर्टन ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। सो ये था मेरा ओवरऑल परवरिश का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। पता नहीं क्यों बैठे बैठे मुझे याद आया कि मैं मुंशी जी कर रहा हूँ, नहीं नेक्स्ट एपिसोड में नहीं, अब हम नेक्स्ट रिव्यू की तरफ चलते हैं, विच इज़ पैराडाइज।
ओके जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रामे की जो इस वीक शुरू हुआ है, जिसका नाम है पैराडाइज। पैराडाइज जो है वो बड़ा एंटिसिपेटेड सा ड्रामा है और इसकी जो डायरेक्टर और राइटर हैं वो यासिर हुसैन और इसकी जो कास्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ज़रा साइड पे लिखी हुई है जी। इसकी कास्ट में शामिल हैं इकरा अजीज़, शुजा असद, रेहान शेख, गुल राना, सलमा हसन, बाबर टोनी, उमर आलम, ओन अली ख़ान, माहम आमिर, सलमा आसिम, उसामा बिन अतीक, YBQ, बिलाल यूसुफ एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये है इसकी कास्ट और इसको हम देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी के ऊपर। अच्छा जी, इसकी ड्रामे की जो अभी तक जिस तरह से ये शुरू हुआ है, हमें दिखाया गया है कि एक हवेली है जिसका नाम है आशियाना नवाबजादी बहार बेगम। ये एक ख़ानदानी नवाब हैं और ड्रामे के शुरू में दिखाया गया है कि कुछ सोसाइटी मेंबर्स आके इस घर के ऊपर अटैक करते हैं और वो कहते हैं कि जी ये हमारी ये आपकी जो हवेली है वो हमारी सोसाइटी के एस्थेटिक्स खराब कर रही है, इसको ख़त्म करें, इसके बड़े इश्यूज़ हैं, एट्सट्रा एट्सट्रा एट्सट्रा। मतलब दिखाना ये चाह रहे हैं कि जो आपका मतलब एक ट्रांजिशन ऐसी हो गई है हमारे नवाब्स की कि वो पहले बहुत अमीर होते थे और वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं। और इसके अलावा जो है हवेली के अंदर का जो मंज़र, उसके बाद हम जब हवेली के अंदर का मंज़र देखना शुरू करते हैं तो हमें मेन करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सबसे पहले हमें हुमायूं नज़र आते हैं जो हैं रेहान शेख। उनकी जो है उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा प्राइड है कि जी वैसे हमें दादी से शुरू करना चाहिए आई थिंक। सबसे पहले हम बात करते हैं फिर बहार बेगम की, जिसे प्ले कर रही हैं गुल राना। वो जो है मेरे लिए वो शो स्टीलर हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जिस करेक्टर के साथ कनेक्ट हुआ हूँ पैराडाइज में वो गुल राना का करेक्टर है। शी इज़ सो फनी। उनकी टाइमिंग, उनकी हरकतें, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा ऑन पॉइंट होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो वो चलता फिरता वायरल कंटेंट है। वो जो आजकल होती है वो कीटो डाइट, घूरते बढ़ते सब फेल हो जाते हैं उससे। और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका करैक्टर भी इस तरह से दिखाया गया है क्योंकि चूँकि वो गरीब नवाब हैं तो उनके पास करने कुछ है नहीं, तो यूजुअली आप फ़ोन पे ही चीज़ें देखते रहते हैं, तो उनके जो वन लाइनर्स भी हैं ना तो उनमें भी आपको वो उस तरह का नज़र आएगा। जैसे हम अक्सर हम अपने बड़े बूढ़ों के साथ जाके बैठते हैं ना तो उनके पास फेसबुक होता है और वो उनके पास टिकटॉक भी होता है, तो वो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कीटो डाइट से ये होता है, कीटो डाइट से आपके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। वो मतलब वो अपने बेटे को कहती है तुम्हें मास्टर शेफ़ बन जाना चाहिए था, तुम पता नहीं कितने कमाते। सो इट मीन्स कि वो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा लिंक है। उनके जो दो बेटे हैं, एक हैं जी एक जो हैं वो हुमायूं हैं और दूसरे जो हैं वो हैं जी नवाब जहांगीर। हाँ जी, नवाब जहांगीर एंड नवाब जो हैं हुमायूं। अच्छा जी, उनके जो दूसरे बेटे हैं वो अपना हिस्सा जो है वो बेच चुके हैं हुमायूं को और वो रहते लेकिन उसी घर में ही हैं। उनको बचपन में बहुत ज़्यादा जो है कुकिंग का शौक़ था लेकिन उनके फादर नहीं माने। सो समहाउ हमें इधर वो भी नज़र आता है कि समटाइम्स हम अपनी फैमिली के जो यू कैन से के परंपरा, मेरे मुंह में भी यही लफ्ज़ आ रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि फैमिली वैल्यूज़ का ख्याल रखते, फैमिली की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए हम तुम्हें फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं करने देंगे या हम तुम्हें कुक नहीं बनने देंगे। सो इस तरह की चीज़ थी। सो खैर वो इवेंचुअली उसकी माँ को ये रियलाइज़ होता है कि हम आई विश अगर आज तुम्हें हम शेफ़ बना देते तो क्या पता तुम आज बहुत ज़्यादा अमीर होते। खैर इसके अलावा जी हमें दिखाया गया है कि हुमायूं जो हैं जिनको रेहान शेख प्ले कर रहे हैं, उनकी जो बेटी हैं फ़िया इकरा अज़ीज़, अभी उनकी फुली एंट्री नहीं हुई प्रॉपर, जैसे बिल्डअप होता है उनकी जो बैक स्टोरी बताई जाए, लेकिन अभी ये बताया कि उसने कोई इम्तिहान दिया जिसमें वो पास हो गई है। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ करैक्टर्स और नज़र आते हैं जिनमें जिज़ेब का करैक्टर है जिसे ओन अली ख़ान प्ले कर रहे हैं। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं और थोड़ा सा वो गूफी सा करैक्टर है। अच्छा, इसके अलावा हमें एक अकबर का करैक्टर प्ले नज़र आता है जिसको प्ले कर रहे हैं उमर आलम। उनको जी उर्दू अदब से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, वो शेर व शायरी और वो चीज़ें। लेकिन मुझे अभी तक इनके करैक्टर में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है जहाँ पे बहुत इधर इस ड्रामे के अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सेंट्स नज़र आएंगे। ये आपने ज़रूर गौर करना है जब भी आप ये ड्रामा देखेंगे। तो जी उमर आलम का जो करैक्टर है वहाँ वो अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा। उनके जो जिस तरह से डायलॉग्स लिखे गए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि उन्हें सादा उर्दू में रखा जाए, सादा उर्दू या ऐसी उर्दू
जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी ना लगे और इजी भी ना हो, यू कैन से कि प्योर उर्दू, आप उनमें अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कम से कम। लेकिन मुझे इशू इस करेक्टर से ये है कि जब आप इस तरह का करेक्टर दिखा रहे होते हैं तो मेक श्योर कि जब वो उर्दू बोल रहा है तो उसकी अदायगी भी बेहतर होनी चाहिए। एक फ़िक्रा था वहाँ पे जहाँ पे वो शेर पढ़ते हैं, तो उसमें एक वर्ड था फ़र्क। फर्क लोगों में इस कदर क्यों है? ओ हो फ़र्क, अब एक दफ़ा बोल दिया, 2 दफ़ा बोल दिया, 4 दफ़ा बोल दिया, वो फ़र्क ही बोल गए। मैं जैसे अब मैं फ़र्क बोल रहा हूँ, लेकिन फ़र्क और फ़र्क होता है। ये फ़र्क जो है आपको मुंह ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकता है, क्योंकि मेरा काफ कैंची वाला बहुत बुरा है। उसकी अदायगी मेरे से भी नहीं होती। लेकिन ये अगर आप इस तरह का करेक्टर प्ले कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप साउंड्स जो हैं, आपकी काफ की साउंड कैसे आनी चाहिए और का की साउंड कैसे आनी चाहिए, स्वाद द्वाद की साउंड्स, उस पर काम होना चाहिए था। सो ये कुछ करेक्टर्स हैं। अच्छा, मेरे अब कुछ रिव्यू पॉइंट्स हैं इस ड्रामे से रिलेटेड, अब मैं आपको वो एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जो मुझे इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है वो है जी, इसमें यासर हुसैन ने बहुत ज़्यादा करेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। इट्स एंसेम्बल कास्ट, और इतने सारे करेक्टर्स को एक, अभी तो एपिसोड 1 था, अभी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कि जी आज ही एक ही एपिसोड में हमें पता लग जाए अच्छा होगा बुरा होगा या जो भी है, लेकिन इतने सारे करेक्टर्स को साथ लेके चलना ये बहुत मज़े का एक चैलेंज होगा, जो देखते हैं यासर हुसैन इसको आगे कैसे लेके चलते हैं। लेकिन मुझे कुछ इश्यूज़ अभी भी आ रहे हैं, वो जी ये है कि एक तो इसका डबिंग और बैकग्राउंड स्कोर का बहुत इशू है। जैसे हमने शुरू में बोला कि एक्सप्रेस जो है वो उतना बड़ा बजट प्रोडक्शन हाउस नहीं है जितना बड़ा जियो, हम या एयरवाई है। सो हमें वो एक थोड़ी प्रोडक्शन की पेचीदगियाँ वो नज़र आती हैं जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं। हमें कई जगहों पे ऐसा लगता है कि आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, कई जगहों पे गूंजती हुई आ रही है। सो वो एक थोड़ा सा इशू था। इसके अलावा एक और पॉइंट मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बहुत अरसे बाद हम एक बलूचिस्तान का जो है एक करेक्टर हम किसी ड्रामे में देखेंगे, तो आप वहाँ पे यासर हुसैन ने इंश्योर किया है कि उनका बलोची एक्सेंट आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मत करो, आपको तोता थोड़ी है। अल्ले, इसका मतलब तुमने नहीं खाया? मतलब वो यूजुअली समटाइम्स मैंने देखा है कुछ लोग बलोची और पठानी कल्चर सेम ही कर लेते हैं, मतलब उनका जो बोलने का तरीका तो सेम होता है, लेकिन इधर जो है हमें वो एक डिफरेंस नज़र आया है। एक छोटी सी मुझे जो इशू और नज़र आई कि जो हमें नज़र आता है ज़ेब का करेक्टर ओन अली, ऑल्दो मुझे वो बहुत फ़नी लगे, मुझे उनका करेक्टर इंतहाई फ़नी लगा, उनके डायलॉग्स बहुत फ़नी हैं, उनकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा न्यू है। हम काफ़ी ऐसे कुछ कॉमेडी शोज़ या कुछ कॉमेडी प्लेस देख रहे हैं जहाँ पे डायलॉग्स या जो जिस तरह के जोक्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, मतलब किसी के रंग का मजाक उड़ाना, किसी के वज़न का मजाक उड़ाना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्ड्स से कॉमेडी निकाली जा रही है, और इसके अलावा जो नॉर्मल कॉमेडी के रूल्स हैं उनको भी साथ के साथ अलाइन किया जा रहा है आज के दौर के साथ, ताकि हम किसी भी एक स्पेसिफिक या किसी हम ऐसा ना लगे कि हम किसी मोटे का मजाक उड़ा रहे हैं, हम या किसी काले का मजाक उड़ा रहे हैं। सो उस तरह की हमें कॉमेडी लाइंस इस ड्रामे में नज़र आती हैं। लेकिन मैं अगेन इतनी सारी बात करने के बाद मैं वापस वहीं आता हूँ ज़ेब के करेक्टर के ऊपर। मुझे समझ नहीं आया कि जब उस घर में सब उर्दू बोल रहे हैं और ठीक ठाक उर्दू बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही उर्दू बोल रहे हैं, उमर आलम, लेकिन ज़ेब का करेक्टर जो है उसका एक्सेंट बहुत ज़्यादा पंजाबी क्यों है? मेरे ख्याल नाल गल सानू दोवां नू कह के गई। अच्छा फिर ठीक है, इसने घर के बुजुर्गों को निकम अगर है तो उसको इंश्योर क्यों नहीं कराया गया कि उसको नॉर्मल किया जाए? ये एक मेरा छोटा सा सवाल है, ये मेरा भी नहीं बल्कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त भी ड्रामा देख रहे थे उन्होंने भी ये सवाल उठाया। सो इसके बारे में थोड़ी सी मुझे अभी तक समझ नहीं आई। ये अभी कभी हम मेकर से पूछेंगे कि ये पंजाबी क्यों बोलता है, या हो सकता है आने वाले एपिसोड में इसकी भी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन हमें मिल जाए। अच्छा अच्छा खैर चलिए, ये हो गया हमारे इसके व्यूज़, मेरे रिव्यू पॉइंट्स। हमने अच्छा, मेरे लिए जो हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड इज़, अगेन मैंने शुरू में भी कहा, मैं फिर भी कह रहा हूँ, गुल राना वॉज सो गुड, आई लव हर। मुझे वो शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको याद हो, मैं अक्सर मतलब कोट करता हूँ, वो मेरा करेक्टर बड़ा फेवरेट है। एक ड्रामा है जी, उसका नाम क्या है अब मुझे देखें ना, आज मूड नहीं है, ड्रामे नहीं याद आ रहे। ड्रामे का नाम है आई थिंक रौनक जहाँ का नफसियाती घराना, और उसमें ना एक छोटा सा करेक्टर है गुल राना का। कभी आपका ना इत्तेफाक हो तो ज़रूर जाके देखना,
खुर्शीद नाम होता है उसमें। एंड मुझे गुल राना उस दिन से पसंद है। मुझे मुझे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जो बहुत सारे ड्रामे हैं जो अच्छे नहीं हैं, लेकिन गुल राना ने हमेशा अपने करेक्टर को 100%ली जो है वो अदा किया है, निभाया है। वर्ड्स नहीं मिल रहे आज, विदाउट मून, ये थोड़ा सा इशू रहेगा। चलें जी, अब जी हम बात करते हैं थोड़ा ओवरऑल जो थीम्स ड्रामे में चल रही हैं वो क्लास डिक्लाइन की हैं, कि कैसे वो एक ज़माने में बड़े नवाब थे, वो अब गिर गए। थोड़ा कल्चरल प्राइड वर्सेस मॉडर्न शेम, और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, जैसे कुछ लोग सिंगर बनना चाहते हैं, कुछ पोइट बनना चाहते हैं। सो ये कुछ इस तरह का हमारा ओवरऑल पैराडाइज ड्रामा रहने वाला है। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे कोई इंडियन वो जो फूड व्लॉगर्स नहीं होते, इसमें क्या क्या रहता है? तो इसमें ये बहुत कुछ रहता है, जिसमें क्लास डिक्लाइन भी है, कल्चरल प्राइड वर्सेस मॉडर्न शेम भी है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। सो आई थिंक मैं इसी के साथ ही मेरा ये वाला पैराडाइज का रिव्यू भी खत्म। अच्छा, मुझे एक चीज़ और मज़ीद ऐड करनी है। जब कोई एक चीज़ मजाक एक दफ़ा यूज़ हो गया, उसको बार बार यूज़ ना करें तो बेहतर है। उससे ये होता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल डाउन जाता है। इसमें मैं बिलखसूसन बात करना चाहूँगा एक जैसे इंटरनेट वाले जोक, इंटरनेट के मोडेम का जो जोक था वो बार बार यूज़ हुआ। यहाँ इंटरनेट नहीं आता, यहाँ इंटरनेट था। आई नो उसको जो है हमारी जो हीरोइन थी उसको अपना टेस्ट देखना था, सॉरी अपना रिज़ल्ट देखना था, जिसकी वजह से वो जगह जगह इंटरनेट के लिए जा रही है। लेकिन उसको जो रिएक्शन में जिस तरह का डायलॉग मिलता था इंटरनेट से रिलेटेड, वो समहाउ सिमिलर सा था। सो वो अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता तो आई थिंक, मतलब चेंज क्या है उसके ऊपर अगर थोड़ी सी ध्यान रखा जाए कि कौन से जोक्स को हम यूज़ कर चुके हैं उन्हें बार बार यूज़ ना किया जाए तो बेहतर है। सो जी, ये था मेरा ओवरऑल पैराडाइज का रिव्यू। क्या मैं इसे दोबारा देखना चाहूँगा? डेफिनेटली देखना चाहूँगा। आई हैड फन। थोड़े से इश्यूज़ हैं, थोड़े से प्रोडक्शन इश्यूज़ हैं, लेकिन नया ड्रामा है, ऐसा नहीं है कि हम कोई रेगुलर ड्रामा देख रहे हैं। अच्छा, इकरा अजीज़ की अगर मैं जहाँ बात करूँ, अभी मुझे इकरा एक एपिसोड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आई हैं नज़र, लेकिन जो हमने उनका जिस तरह के उनके डायलॉग्स देखे हैं, जिस तरह का उनका डायलॉग डिलीवरी जिस तरह की हमने देखी है, वो हमका समहाउ थोड़ी थोड़ी मन्नत मुराद, थोड़ी थोड़ी सुनो चंदा, वो जिस तरह इकरा तेज़ होके बोलती है ना, उस तरह से जिस मतलब लाइक ऊपर से आती हैं जब, तो वो वाला हम ऑलरेडी इन ड्रामों में थोड़ा थोड़ा देख चुके हैं। लेट्स सी आगे जाके हमें कहाँ कहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। सो ये था जी पैराडाइज का रिव्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट या हमारे जो रेगुलर ड्रामाज हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले हम जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है जी फरार। हाँ जी, फरार की हम बात करते हैं जी। फरार का मुझे फरार का एक इशू हमेशा मून कहते हैं, मैं इस दफ़ा मैं प्रॉपर्ली कहना चाहूँगा, मुझे भी बड़ा मसला हुआ। ये जो शुरू में आप प्री कैप देते हैं वो आपकी स्टोरी के का जो एक बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स मिल जाते हैं स्टोरी, मतलब आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। सो मतलब जैसे इस दफ़ा भी जो प्री कैप था उसने वो 40 मिनट की सारी स्टोरी शुरू के 20 सेकंड में बता दी। तो ये आपका इंटरेस्ट लूज़ होता है फिर आगे एपिसोड देखने में, कि आप एस्टॉनिश नहीं होते कोई डिफरेंट चीज़ देख के ना, मतलब आप सरप्राइज हो जाएं। एस्टॉनिश मैंने कैसा वर्ड यूज़ किया जो कि यहाँ पे पढ़ना भी नहीं था। सरप्राइज, आप सरप्राइज नहीं होते कि अच्छा यार ये होने वाला है या ये हो जाएगा। जैसे अगर मैं इधर बात करूँ कि जो हमारा, अब मुझे नाम भूल जाते हैं, ये बड़ा मसला है जी, जो कि करैक्टर प्ले कर रहे हैं फराज का जी। फराज हमें शुरू में जब लास्ट एपिसोड जहाँ एड होती थी तो हमने देखा कि फसी उसको चेज़ कर रहा है, लेकिन आपने जैसे प्री कैप में दिखाया कि उसने उसको पकड़ भी लिया, उनकी डिस्कशन भी हो गई, वो थोड़ा इंटरेस्ट लूज करता है। तो मेरे ख्याल में मेकर्स को थोड़ा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मैं इस एपिसोड 22 की ओवरऑल बात करूं तो मुझे एपिसोड बहुत ज़्यादा स्लो लगी है। ओपनिंग सीन बहुत खींचे हुए थे। मुझे एक कन्वर्सेशन थी, मतलब जो कन्वर्सेशन बिटवीन फसी एंड फरहान, या फसी वर्सेस वो जो एक पुलिस ऑफिसर हम आजकल देख रहे हैं, वो बहुत खिंची हुई होती है, वो बहुत लंबी होती है। या जैसे फसी के कुछ डायलॉग्स बहुत रेपिटेटिव हो गए हैं, जब वो मामिया के करैक्टर को कॉल करता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव लगता है। उसके डायलॉग्स, उसकी बातें, उसकी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है हम बार बार देख रहे हैं। सो वो एक थोड़ा सा मेरे लिए स्लो एंड ड्रैगिंग पॉइंट है। मुझे अहमद अली अकबर की परफॉर्मेंस पसंद आ रही है। मुझे अहमद अली अकबर की एक बात बहुत पसंद है कि वो हमेशा जो हैं एक ऐसा एंगल लेके आते हैं अपने करैक्टर्स में जहाँ पे उनका कंफर्ट भी लूज़ ना हो और वो कुछ डिफरेंट भी दे जाएं। जैसे फसी का करैक्टर ये है कि उन्होंने उतना ही किया है जितना अहमद अली अकबर अपनी उस गिवन सर्कमस्टांसिस में मैक्सिमम लेवल पे कर सकते हैं।
अगर वो थोड़ा सा भी इससे भी आगे पीछे जाते तो वो शायद स्क्रीन पे उतना अच्छा ना लगता। तो मुझे ये चीज़ अहमद अली अकबर को अहमद अली अकबर की बहुत ज़्यादा पसंद है कि उनको अपनी लिमिट्स पता है कि मुझे कितना डिलीवर करना है, मुझे कहाँ पे स्टॉप लगाना है, मुझे कहाँ ओवर करके दिखाना है या कहाँ मुझे अंडर करके दिखाना है। सो ये चीज़ ये जो कंट्रोल है मुझे अहमद अली अकबर का बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं इधर दिखाना चाहूँगा, वाह, मैं एक चीज़ और इधर बताना चाहूँगा, वो ये है कि स्टोरी में हम देखते हैं थोड़ी प्रोग्रेस होती है, हमें पता लगता है कि मोहसिन बेग और जो हमारा फराज है उनका भी एक बैक स्टोरी है। हम मोहसिन बेग की और बातिश की ऑलरेडी एक बैक स्टोरी देख चुके हैं, तो हमें फराज और फराज की भी फराज विद मोहसिन बेग की भी एक बैक स्टोरी इस एपिसोड में देखने को मिलती है, जिसमें हमें पता लगता है कि इन पास्ट QLP ने एक गाना बनवाने की कोशिश की थी फराज से, जो कि उसने बड़ी ज़िद की कि मैं नहीं बनाऊंगा, और वो QLP को बुरा कह रहा था, जो कि मोहसिन बेग ने सुन लिया और फिर मोहसिन बेग ने उस पर रिएक्ट करने की बजाय उसको सपोर्ट किया। सो जब इधर भी हम इस करंट सिनेरियो में देखते हैं तो उसका लिंक हमें एक नज़र आता है कि जब फसी उससे कहता है कि वो बातिश की इन्फॉर्मेशन दे, तो वो आगे से कहता है कि आप मेरी किस तरह से हेल्प करेंगे और अगर करेंगे भी तो इसकी क्या गारंटी है। सो वो फसी अगर कुछ कहने लगता है तो वो आगे से कहता है मुझे गारंटी आपसे नहीं, मुझे मोहसिन बेग से चाहिए, क्योंकि हमें उस बैक स्टोरी से ये पता लगा है कि समहाउ फराज जो है वो मोहसिन बेग के ऊपर ट्रस्ट करता है। उसके जो मतलब कहते हैं ना कि बंदे की ज़बान भी कोई चीज़ होती है, तो वो मोहसिन बेग की ज़बान पे ट्रस्ट करता है। सो वो एक जो चीज़ हमने देखी वो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी कि यार हम अच्छा ठीक है, दिस इज़ समथिंग न्यू, कि हम ये भी देखने वाले हैं कि फराज और मोहसिन ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं और वो एक दूसरे की आदतों से वाकिफ़ हैं। सो वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। अच्छा खैर, एक और जो चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई इस एपिसोड में, मुझे बातिश की और बग्गी की जो अब आइस ब्रेकिंग स्टार्ट हो रही है, और ऑलरेडी वो बात कर चुके हैं लेकिन अब वो जो है मुझे लगता है एक इंटरेस्ट लेवल बिल्ट हो रहा है बातिश का और बग्गी का आपस में, और वो जिस तरह से वो सिचुएशन क्रिएट होती है कि मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है, और वो फिर वो जो जिस तरह से वो ड्राइवर को एयरपोर्ट्स लगा देते हैं और फिर वो उससे कहानी सुनता है। खैर, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग, ये जो कपल हैं हम इनको ऑलरेडी प्यारे अफजल में देख चुके हैं, इसके अलावा ये जवानी फिल्में आनी में भी थे। अच्छा, एक चीज़ मैंने सोचा कि मैं आज एक फैक्ट शेयर करूं। आपको लोगों को याद है एक फ़िल्म आने वाली थी कम बख्त, जिसमें सबा कमर थी कम बख्त जिसमें सबा कमर थी, नहीं मैंने ये नहीं कहना था, इस फिल्म का नाम था कम बख्त जिसमें सबा कमर थी, और हमजा अली अब्बासी थे, और जो है अपनी सुहाय भी थी उसमें। अच्छा, मुझे ना उसका एक डायलॉग बड़ा याद आता है, जब से फरार शुरू हुई है ना, मैं हमेशा मेरी ख्वाहिश रह गई कि आई विश ये फिल्म कभी बनती, क्योंकि ये फिल्म बनी नहीं। उसका एक डायलॉग आज बड़ा फेमस है, आपने अक्सर मीम्स पे देखा होगा, जब भी किसी को लानत देनी हो ना, एक बड़ा जोर से आता है, लख दी लानत तेरे मुंह ते, लख दी लानत तेरे मुंह ते। तो बेसिकली वो उस फिल्म का डायलॉग था जिसके टीजर में ये रिव्यू हुआ था, टीजर में ये ऐड किया गया था। तो खैर, मैं कभी कभी मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि आई विश वो फिल्म कंप्लीट होती, लेकिन वो कंप्लीट ना हो सकी। अच्छा, जो नेक्स्ट हमें इस ड्रामे में नज़र आया वो जी नैयर इजाज़ जो हैं वो इस ड्रामे में उनकी भी एंट्री हुई है, जो कि डंकी लगवा के भिजवाएंगे हमारी बग्गी को और बातिश को, और इसके अलावा याले और बबरी का करैक्टर जो पेशावर से आ रहे हैं वो भी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट किया, आपने प्री कैप में दिखाया कि गाड़ी से उतर रहा है बबरिक भी और याले भी, वो तो आए नहीं। फिर ये किस तरह का प्री कैप आप दिखाते हैं कि इन दिस एपिसोड और इन दिस एपिसोड में वो वाला सीन ही नहीं है। धोखे मत दें, या तो दिखाएं ना, अगर दिखाते हैं तो फिर दयानतदारी दिखानी चाहिए ग्रीन वालों। अच्छा जी, खैर जो है हम जो हमारा बातिश है उसको कॉल की जाती है, क्योंकि जो हमारा फसी है वो उसको पकड़ चुका है फराज को, और फराज के थ्रू उसने किसी ना किसी शकूरे को गिरफ़्तार करके शकूरे से कॉल कराई है, जिससे उनको एटलीस्ट ये पता लगा है कि बातिश इस वक्त बलूचिस्तान में। सो जी, ये एक नया प्लॉट शुरू हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है मुझे एक और जो चीज़ इधर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करनी है वो ये है कि मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई, कि जब फसी उसको कहता है कि आप जो है पुलिस वाले से कहता है कि आप पता कराए कि बातिश वाकई बलूचिस्तान है या नहीं, या आप
मुझे शकूरे को कस्टडी में दें, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तौर पे उससे गिरफ्तार किया होता है। तो वो आगे से कहते हैं कि आप ऑलरेडी मेरे साथ बहुत तंग कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कांड कर चुके हैं, आपको आइडिया नहीं है कि वो कि समटाइम्स आप कानून का साथ दे के भी जो है फिर भी आपको कितना कुछ जलील, मतलब अब कितना कुछ इदारे जो हैं बाद में पुलिस वालों को जलील करते हैं। मैंने फिर बैठ के ये सोचा कि आई एम वेरी एंटी पुलिस, वेरी एंटी पुलिस इन पाकिस्तान। लाइक मतलब आहिस्ता आहिस्ता मेरे जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी में आगे जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ख़यालात भी चेंज होते हैं। तो ये जो डायलॉग मैंने इस ड्रामे में देखा तो मुझे थोड़ा सा मेरा भी ख्याल चेंज हुआ कि समटाइम्स आप मिस यूज़ ऑफ पावर तो करती है पुलिस, लेकिन कभी कभी जो है ना, जिस तरह या जिस प्रोसीजर से पुलिस आ रही होती है उस वक्त वही प्रोसीजर ही ठीक होता है हमारे मुल्क के गिवन सर्कमस्टांसेस में। सो वो ये कहता है कि अगर मैं आपके साथ अच्छा भी बन के चलूँगा ना तो मुझे बाद में बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। खैर इसी के साथ हम अब देखते हैं कि जी जो दो भाइयों का कत्ल पिछले से पिछले एपिसोड में बातिश में किया था, उनके जो बड़े भाई हैं नादिया या जो हमारे आज़र हैं जिनको मैं हमेशा आज़र ही कहता हूँ, वो आ चुके हैं पुलिस स्टेशन में और वो भी बातिश की तलाश में है जिसने उनके भाइयों को कत्ल किया, जहाँ पर एपिसोड एंड होती है। हमेशा की तरह मैं आज फिर ये बात कहूँगा कि एक एपिसोड फरार की बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, नहीं मज़ा आता। मतलब अभी स्टोरी खुल ही रही होती है और अच्छा, एक तो आप एपिसोड कम दिखाते हैं, ऊपर से आप उसके मेजर जो भी मेजर सीन होते हैं जहाँ से नई कहानी हमें देखने को मिलती है वो आप प्रीकैप में दिखा देते हैं। तो फिर आप चाहते क्या हैं? आप फरार को फ्लॉप कराना चाहते हैं? तो मुझे खुल के बताएं, क्योंकि ग्रीन की किसी और एपिसोड का प्रीकैप तो मुझे नज़र नहीं आया। सो ये एक थोड़ा सा मेरा एतराज़ है विद फरार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, लेकिन इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, बट ऑनेस्टली हफ्ते में एक एपिसोड फरार की बहुत ज़्यादा कम है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है कर्ज़े जान। जिंदगी गिला है क्या ओके जी, अब हम करने वाले हैं कर्ज़े जान का रिव्यू। कर्ज़े जान के एपिसोड 29 और एपिसोड 30। जी मुझे इधर बात करनी है कि जी इस एपिसोड में हमें ये देखने को मिला है कि एक गोली बजी है जिसने मार दिया है अमार जिसने मार दिया है किसको मारा है? असद को। और मारा किसने है? अमार ने। देखिए मैं आज अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई नाम ना भूलें, इसलिए मैंने नाम यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि आज मेरे साथ मेरी है नहीं वो जो मुझे एग्ज़ाम में बूटी वो आई नहीं। खैर हम जो एपिसोड 29 का जो स्टार्ट है वो इधर से होता है कि जी असद की और अमार की होती है आपस में लड़ाई, और असद जो है वो अमार के हाथों अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। अमार बख्तियार असद, अब अमार बख्तियार बताएगा कि यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं होगा। और खैर और उसको जो उसके बाद जो है ये ओवरऑल एपिसोड 29 और 30 इसी के ही गम में ही गुजर जाती है, और डिफरेंट कैरेक्टर्स के रिएक्शन दिखाए जाते हैं इस जो है मर्डर के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है रिएक्शन वो था जी बख्तियार का, जो कि हैं अमार के अब्बू। वो पहले तो थोड़ी देर के लिए डिनाइल में जाते हैं और फिर वो थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप उनके करैक्टर की जानिब से देखें तो उनकी बेटी जो है वो बेवा हुई हैं और उनके बेटे जो हैं वो मर्डर जो हैं वो साबित हुए हैं, क्योंकि उनको मौके के ऊपर पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है। इसी के साथ ही जो है अगर हम देखें तो अब बिस्मा का जो है वो एज आ मतलब यूजुअली वैसे मुझे एक समटाइम्स ना एक चीज़ अच्छी नहीं लगती जब हमारे करेक्टर इतने अच्छे जो बन जाते हैं, सो गुड टू बी ट्रू। ठीक है, अब बिस्मा जो है अब ठीक है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन अब वही स्टोरी जो है रिपीट हुई है जिस तरह बिस्मा के वक्त रिपीट हुई थी कि उसकी जो बिनेश के जो ससुराल वाले हैं, चूँकि उसके भाई ने उसके खामन का कत्ल किया है, तो वो उसकी जो औलाद है वो बिनेश को नहीं दे रहे। तो मतलब इसमें वो आके कहती भी है बरकत को और बख्तियार को कि जिस तरह से आप लोगों ने नशवा को मेरे हाथों से छीना था, तो बिनेश से भी उसका बच्चा छीन लिया जाएगा, तो आप जो है कोई ना कोई हिकमत अमली करें ताकि ये बच्चा वापस आ सके। अच्छा खैर जो सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात है वो मुझे यहाँ पे ये लगती है कि जी अब नशवा को पता लग गया है कि जो है अमार जो है वो नहीं सुधरेगा। जब लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे तो मैंने सपोर्ट किया था नशवा को और नशवा के डिसीजंस को,
लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे बैकलैश मिला आवाम की तरफ से कि ये आप जो हैं इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आवाम के साथ हूँ। मुझे बिल्कुल शायद तो मुझे उस तरह से नॉलेज नहीं थी, लेकिन इस एपिसोड में वो चीज़ें जो हैं उस तरह से अनफोल्ड हुई हैं जिस तरह से आई थिंक मैं पिछले एपिसोड में कहना चाहता था, लेकिन मैं कह नहीं पाया। हो सकता मेरी सिलेक्शन ऑफ वर्ड थोड़ी गलत हो गई। मैं कहना ये चाह रहा था कि यस, नशवा जिस तरह से दिखाई गई है वो अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इस रिश्ते को बचा सके, क्योंकि वो अपनी माँ को खुशी देना चाहती थी, तो वो उस गिवन सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन चूँकि हमारी जो राइटर हैं इस ड्रामे की वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो सेंसिबल राइटर हैं, आई मस्ट से मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं इनकी राइटर्स, क्योंकि अभी तक के जितने भी करैक्टर हम देख रहे हैं ड्रामाज में, मतलब ये जो भी हमने डिस्कस किया, उतने ज़्यादा लेयर्ड, इमोशनली लेयर्ड हमने और किसी ड्रामा में अभी तक नहीं देखे जो करंटली चल रहे। तो वो दिखाना, वो ये वाला मर्डर जो अभी अमार ने किया है, ये नशवा के करैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक तो पहले वो कत्ल कर चुका और वो उसको मतलब वो रेपिस्ट भी था, उसको उसने मतलब एक यू कैन से कि उसने माफ़ कर दिया नशवा ने, या वो उसको भूल गई है, एक पास दे दिया कि जी ठीक है तुम ऐसे हो तो चलो मैं तुम्हें सुधारूंगी, वो जैसे माँ बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस एपिसोड में 29-30 में ये चीज़ भी उसको रियलाइज़ हो गई है कि ज़िंदगी में हर किसी मतलब हर मसले में भी नहीं घुसना होता, या हर मसले को सुधारना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो इस वाले एपिसोड में ये चीज़ हमें खुल के समझ आई है कि हाँ ठीक है, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो मार को सुधारेगी, लेकिन ये जो है ना, ये एक ऐसा केस है, मतलब ये इसने नहीं सुधरना, ये ऐਵੇਂ ही रहेगा। सो वो चीज़ जो थी वो इस एपिसोड में खुल के समझ आई, और अब हमें नशवा का पूरा करैक्टर या पूरी जो करैक्टर आर्क जो है वो हमें क्लियरली समझ आ गई है। एक लास्ट चीज़ जो अब रह गई है उसको हम देखते हैं कि जिसमें अब अभी दोनों फैमिलीज़ जो है प्रपोज कर रही कि जी जो बख्तियार हैं वो करेंगे जी सर बुरहान, यानी जो उसामा का करैक्टर है उसको लायर करेंगे अमार की ज़मानत के लिए, और बेनिश के इंसाफ के लिए मुझे लगता है फ्यूचर में नशवा ही खड़ी होगी। इस एपिसोड में हमें ये भी बड़ा लगा कि अब क्या होगा, मतलब लाइक अमार के लिए, सॉरी जो हमारे बुरहान हैं उनके लिए भी अब ये एक बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है कि आइदर वो बेनिश को सपोर्ट करेंगे, या क्योंकि बेनिश की सपोर्ट अगर वो करते हैं तो वहाँ पे उनको नशवा की भी एम्पैथी मिलेगी, लेकिन अगर तो वो प्रोफेशनली जाते हैं तो अब ये प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल चॉइस का मसला जो है अब हमारे पास इस एपिसोड में क्रिएट होता है, जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनके जानिब से। तो आई थिंक दैट्स इट। अभी तो और मेजरली कुछ नहीं हुआ, और इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मुझे इस ड्रामे में जो साइकोलॉजिकली जिस तरह से लिखे गए हैं ना करैक्टर, वो बहुत खूबसूरत हैं। मतलब अभी भी अगर आप देखें तो बरकत उस तरह से नहीं रियलाइज़ कर पा रही कि जी मैंने जो जुल्म किए बिस्मा के ऊपर, वो अभी भी अपने आप को जस्टिफाई करती हैं। वो बार बार कहती हैं कि मतलब ये मतलब उनसे जब कहा जाता है कि बेनिश के ससुराल ने बच्चे छीन लिए हैं, तो बख्तियार अपनी माँ को बाकायदा शिकायत करता है कि आपके कहने पे मैंने ये चीज़ की, तो वो आगे से बड़ी ढीठ होती हैं, वो आगे से कहती हैं ये एक गलती हो गई मेरे बेटे, कोई मतलब आगे ऐसा नहीं होगा। सो वो अभी भी अपने आप को, अपने पर जो हैं वो साफ़ कर रही हैं, वो इस सब सिचुएशन से अपने आप को काट के निकलना चाहती हैं। मुझे वर्ड नहीं समझ आ रही क्योंकि मूड नहीं है। तो ये था हमारा ओवरऑल कर्ज़े जान का रिव्यू, और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी एपिसोड थी, और अभी आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं अगर कहूँ कि 30 एपिसोड में मैं इस ड्रामे से बोर हो गया हूँ अभी, मतलब 30 एपिसोड के अतबार से, तो नहीं, मुझे अभी भी मज़ा आ रहा है इस ड्रामे का, और मुझे लगता है कि आगे भी बड़ी मज़े से स्टोरी इसकी चलेगी। चलें जी, चलते हैं और अपने नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट ड्रामा की तरफ, या अभी 2 रहते हैं? नहीं जी, 2 रहते हैं। सेकंड लास्ट ड्रामा की तरफ, जिसका नाम है अगर तुम साथ हो। चलें जी, अगर तुम साथ हो की स्टोरी अगर हम देखें तो अब जो समरी मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ वो ये है कि जी हमारा जो फरहान है, यानी कि अमीर गिलानी, वो कराची से गाड़ी पे ही निकल आए जब उनको नहीं मिली, इतने इमोशनल थे।
उनको जब जहाज़ की टिकट नहीं मिली तो वो गाड़ी लेके चल पड़े और फिर उनका एक्सीडेंट भी हो गया और फिर वो हॉस्पिटल भी पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कोमा में चले गए हैं और उनको कोमा में भी वही डायलॉग्स आ रहे हैं जो कि पिछले एपिसोड में हमारी जो नवीन थी जो उन्होंने उनको बताए थे। इसके अलावा जो हमारा विलन है, अगर हम इस ड्रामे में देखें तो वो और ज़्यादा विलन बन गया है। तुम्हारे चेहरे पे मुझे वही तकलीफ देखनी थी जो सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से मैंने झेली है। विलन को और बड़ा विलन दिखाया गया है, वो हीरोइन से बदतमीजी भी कर रहा है और वो जब इसको न्यूज़ आती है वो भी नहीं बता रहा और जो है बहुत कुछ, लेकिन मतलब और वो किसी को ये चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। मुझे ये समझ नहीं आती कि सब ने अपनी आंखों पे मतलब एक पट्टी क्यों बांधी हुई है कि जो हमारा साहिर है जो जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो और किसी को नज़र क्यों नहीं आ रही। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, जो अब दिखाया ये गया है कि रिमशा जो है वो अब थोड़ी उसको भी पता लग चुका है कि वो वापस आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके जो जिस तरह से दिखाया गया है रिएक्शंस वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या मतलब चूँकि अगर हम ऐसा इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी रमशा है और साहिर हैं, अगर हमने उनका रिश्ता मतलब अगर अभी तक जो हमारी रमशा है वो कंफ्यूज्ड हैं तो वो उस तरह से नज़र नहीं आता, क्योंकि कुछ एपिसोड में या कुछ जगहों पे हमें ऐसे डायलॉग्स भी नज़र आते हैं कि जहाँ हम इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि समहाउ नहीं समवेयर कहीं ना कहीं रिमशा का और फरहान का कुछ ना कुछ है, लेकिन वो उसको सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाए रमशा की साइड से। उस तरह का मुझे मतलब जब उसको न्यूज़ पता लगती है कि फरहान का जो है एक्सीडेंट हो गया, वो मुझे वो एक तड़प नज़र नहीं आई, वो थोड़ा सा मिसिंग थी। बाकी अगर हम ओवरऑल करैक्टर आर्क्स की बात करें तो अभी तक जो हमारे फरहान हैं वो अब तो अनकॉन्शियस पड़े हैं, उनकी अभी रिडम्पशन जो है वो पॉज पे लग गई है क्योंकि उन्होंने भी तो रिडीम करना है अपने आप को। वो कितने जो हैं वो केयरलेस से थे, वो जॉब को लेकर किस तरह से थे, लेकिन वो या वो जिस तरह से अपने प्यार को नहीं निभा पाए उसको अभी रिडीम करना है। लेकिन मुझे जब मैं एपिसोड देख रहा था मुझे लगा कि कोमा में चला गया, अब पता नहीं कितने हफ्ते भी कोमा में रहेगा, लेकिन शुक्र है वो एंड में उसने जो है जब वो बता रहा था फरहान। अच्छा, एक ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है मुझे कि हमारे यहाँ ना अभी भी जो ड्रामों का स्टाइल है ना इट्स वेरी सोप स्टाइल ना, मतलब लाइक अच्छा इस ड्रामे का खास तौर पे एक ये और इससे अगले आने वाले ड्रामे दोनों मुझे सोप लगते हैं और मुझे लगता है मैं 2003 में पहुंच गया हूँ, मतलब लाइक वो करके टाइम मशीन में बैठ के, मतलब मुझे लगता है मैं कुसौटी का कोई ड्रामा देख रहा हूँ या क्योंकि देख रहा हूँ, मतलब ऐसे फास्ट आप देखें ना इस ड्रामे में अभी सिर्फ 6 एपिसोड हुए हैं, 6 एपिसोड के हिसाब से कहानी बेतहाशा बता चुके हैं। लेकिन जब हम किसी इंडिविजुअल सीन में देखते हैं ना, कोई एक सीन अगर हम इस ड्रामे का देख रहे हैं वो इतना बोरिंग होता है, वो इतना ड्रैग्ड होता है ना, उनमें मतलब समझ आती है कि जी आगे पीछे के जितने भी सीन्स गुजरे हैं उनमें एक इमोशन का ना एक कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए, वो इतनी कोई मतलब नज़र नहीं आती। जो हमारा विलन है वो ओवर ही विलन हुआ हुआ है, उसका वो अकेले में जाके उससे बात करना और वो ऐसे चिढ़े नहीं दूंगी टाइप्स ना, मतलब लाइक हमारी कमोलिका नहीं आती थी पहले पुराने ड्रामों में, और वो बिल्कुल मोनोलॉग में ऐसे 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 करके बात करती थी, वैसा है हमारा थोड़ा थोड़ा विलन ना इस ड्रामे में। तो खैर एक तो ये मेरा बहुत बड़ा इशू है, मतलब आप 2025 में बैठे हैं, आप अभी भी एक्सीडेंट्स दिखा रहे हैं, आप अभी कोमा दिखा रहे हैं। और एक और बात, मुझे एक बात बताएं, मेरा ना एक दोस्त है, उसका पिछले कितने अरसे से ना उसका ना मोबाइल का ना इशू था। अब उसका मोबाइल जो है ना वो टूट शूट गया और वो उसकी कुछ रिकवरीज के इश्यूज थे, अकाउंट्स की रिकवरी, वो बेचारा पिछले 1-1.5 महीने से जलील हो रहा है। उसके अभी तक वो कुछ अकाउंट्स हैं वो रिकवर प्रॉपर्ली नहीं हुए, सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्योंकि उसका मोबाइल टूट गया और फिर उसके पास कोई प्रॉपर उसको रिकवर करने की चीज़ें नहीं थी। मतलब हमारा जो पुलिस वाला है उसको आईफोन मिला है फरहान का, और उसने अगले ही सीन में उसको क्रैक भी कर लिया है, बल्कि और उसमें से उसको देख भी लिया है, उसने लास्ट किसको डायल किया था उसने उससे बात भी कर ली है। सो इलॉजिकल, मतलब 2025 में जहाँ हम OTT पे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेयर कर चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप कौन सा डाटा कैसे निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, उस दौरान में आप इस तरह का जब आप ये कोई खर्च डालते हैं ना तो वो फिर जो वो आपकी जो है ना लैक ऑफ क्रिएटिविटी जो है ना वो शो करती है।
बाकी अब हम साहिल की परफॉर्मेंस की बात करें, जावियार की, तो वो बहुत अंडरवेलमिंग है। आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ सीन्स जो हैं वो क्रिंज भी लगते हैं। आई एम सॉरी, ये बात बड़ी अजीब है कहते हुए, बड़ा मतलब मैं वो लोग कहेंगे कि तू कौन होता है कहने वाला। खैर इसका भी मेरे पास आज एक जवाब है, मैं वो आपको अगले ड्रामे में दूंगा। खैर नेक्स्ट अभी चलते हैं तो फरहान का अगेन अब मैं वो कर रहा हूँ, लिस्ट डाउन कर रहा हूँ अपने इश्यूज। एक तो फरहान का एक्सीडेंट इज़ द मोस्ट सोपिएस्ट थिंग, क्योंकि वो पिछले 2 एपिसोड से आ रहा है और फिर एकदम उसका एपिसोड और क्या ही हो सकता है। दूसरा ये कि जो है थोड़ा सा स्टोरी वो वाली बात मैंने कर दी कि स्टोरी फास्ट है लेकिन सीन जो है वो बहुत स्लो हैं। ड्रामे से बहुत ज़्यादा लो बजट वाइब आती है। आई डोंट नो वाई, इसकी लाइटिंग, इसकी बैकग्राउंड साउंड या कुछ इस तरह से जो सीन चल रहा होता है ना उसमें एक डेप्थ नज़र नहीं आती, एक कनेक्शन बिल्ड नहीं होता, एक सीधा सीधा बस चल ही जा रहा है ड्रामा। कोई ना मैं अभी तक मैं किसी भी करेक्टर से इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ। जहाँ मैं बात करूँ ना किसी और ड्रामे की, जैसे हम कर्ज़े जहाँ की बात करते हैं, तो जब इस चीज़ को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब नशवा रोए तो आप भी रोएं, जब नशवा को कोई दुख होता है तो आपको भी दुख होना चाहिए। इस ड्रामे में तीनों करेक्टर के साथ वो हॉस्पिटल में पड़ा है, वो मरने लगा है, आई डोंट केयर, मर जाए मेरी तरफ से, मतलब लाइक हो जाए उसका एक्सीडेंट। वो दूसरा है वो अपनी बीवी को जुल्म करता रहे, मुझे नहीं फील हो रहा, मतलब कि रिमशा के हक के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, नहीं फील हो रहा, नहीं फील हो रहा, और ना ही मुझे जो है फरहान के लिए कुछ फील हो रहा है। ये एक थोड़ा मुझे इस ड्रामे में और कोई अच्छा कोई एक होता है ना कि चलो 10 एक्टर हैं, कोई एक बंदा अच्छी एक्टिंग कर ले कि बुरी एक्टिंग भी नहीं है, अच्छी एक्टिंग है, बट एक होता है ना कि आपने फट्टे चाक दिए टाइप्स, वो नहीं है। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। बस वही ना कि कोई इसमें कुछ इस ड्रामे में ना तो स्टोरी नहीं है, ना इसमें एक्टिंग नहीं है, ना इसमें सिचुएशंस नहीं है, ना इसमें कोई ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो न्यू नहीं है। सो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम शायद ये ड्रामा छोड़ दें। तो अब आई थिंक आज का लास्ट ड्रामा रह गया है। जो आज का लास्ट ड्रामा है वो आपका और हमारा सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट डाइन। जी डाइन की आज हम 3 एपिसोड कर रहे हैं, एपिसोड नंबर 13, एपिसोड नंबर 14 और एपिसोड नंबर 15। सबसे पहले तो मैंने कहना है इस ड्रामे के बारे में, बना के तमाशा जो हंसते रहे तुम्हें भी तमाशा बनाया जाएगा। मतलब ये गाना जो है ना बड़ा मज़ेदार है, आयरॉनिक है कि जी जो आप लोग हम पे हंसते रहते हैं ना कि भाई हमारा तमाशा बना के रिव्यूअर्स जो हैं इनका तो काम है पैसे कमाना, आपका तमाशा आप खुद ही उड़ाई जा रहे हैं। इस ये ड्रामा जो है ये एक कॉमेडी शो है। मैं रिकमेंड करूँगा कि यार इसको देखना चाहिए कि इसमें बड़े मज़े की सिचुएशंस और बड़े मज़े की फ़नी चीज़ें होती हैं। खैर रिव्यू पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने इस ड्रामे में देखा है कि निहाल का जो प्लॉट है मुझे बहुत ज़्यादा लूप होल्स नज़र आते हैं उसमें। इसमें एक तो मसला ये है कि इसका ना समझ नहीं लग रही कि ये लड़की को एक्चुअली चाहिए क्या। समटाइम्स वो कहती है जी जवार शाह इज़ माई हस्बैंड, मैं उसको बचाऊँ, मतलब फलाना टिमकाना, और फिर जब उस पर जुल्म होता है तो उधर आके उसको जवार शाह की बजाय उसको ऐसा लगता है कि हुनैन ही था जो इसको बचा सकता था। सो बेचारी हमारी निहाल जो है ना वो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि जी मतलब उसकी अभी तक उसको जाना किस डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन अभी तक ब्लर है। मतलब जवार शाह के साथ जाना चाहती है या मतलब लाइक कुछ समझ नहीं लग रही। और वो खुद भी मतलब कभी कभी वो खुद को कर्ज करने लग जाएगी, फिर कभी कभी वो उठ खड़ी होगी, कभी कभी जो है वो ज़वार शाह के पास जाके सॉरी भी कह रही होगी। अकीन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं निहाल की तो मैं यहाँ पे ज़वार शाह की भी बात करूँगा। अब आप देखें पिछले एपिसोड में जब हमने देखा कि वो जो सारा वो नेकलेस वाला सीन हुआ और फिर वो नेकलेस पकड़ा गया, तो उस सब में जब उन्होंने निहाल को सपोर्ट किया ज़वार शाह ने, ज़वार शाह को माफ़ी मांगने जाती है, उसका थैंक यू करने जाती है, जी आपने मेरी बड़ी हेल्प की, मैं आपका थैंक यू कहती हूँ। वो आगे से कहते हैं तुम्हारी जगह कोई भी होता, मैं बहुत इंसाफ पसंद हूँ। तो अगले ही सीन में जब हमारी आमिर जो है वो उसकी इज़्ज़त पे हाथ डालता है निहाल की,
तो तब जब आप उस सीन में जब आपके हाथ में फैसला देने का वक्त आता है, तब आपने कौन सी इंसाफ पसंदी दिखाई? ना आपने किसी से सवाल पूछा कि ये लड़की ठीक थी गलत थी, पहले आपने उन्हीं की स्टेटमेंट्स के ऊपर इस बिलीव कर लिया कि हाँ ये जो है निहाल वाकई ही गई होगी आमिर के पास, और फिर आपने उसकी वो वीडियो अच्छा वो जो वीडियो भी बन रही थी उसमें क्लियरली नज़र आ रहा था कि वो मुजामत कर रही है निहाल, लेकिन उस वीडियो के बेसिस पर जवार भी बिलीव कर लेता है। एक तरफ आप कह रहे हो आप इंसाफ पसंद हो, दूसरी तरफ आप इस सिचुएशन में इंसाफ भी नहीं कर पा रहे, तो आपके करैक्टर में बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ इस ड्रामे की बड़ी बुरी लगती है, मतलब सीन लंबे करने के चक्करों में ना कुछ गैर ज़रूरी किरदारों को ना लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं है, लंबी लंबी सिचुएशंस देते हैं। जैसे अभी एक सीन में दिखाया कि नूरी जो है जब वो उसको बंधा एक कमरे में बंद कर देते हैं जवार शाह, तो फिर वो बाद में वो फिर मार कुटाई करके आमिर के साथ नूरी को उस कमरे से निकाल के लेके जाते हैं। अब सीन लंबा करना है, सीन लंबा करने की सबसे अच्छी सिचुएशन है नूरी को कहो पूरे घर में घूमे और कहे निहाल तुम कहाँ हो, निहाल तुम कहाँ हो, निहाल तुम कहाँ। लिटरली 3-4 मिनट का सीन, आई थिंक 2 से 3 मिनट तो हो गए डेफिनेटली, जिसमें नूरी जो है कभी वो टीवी लॉन्च में कहती है निहाल यहाँ भी नहीं है, वो कमरे में जाएगी निहाल यहाँ भी नहीं है। मतलब इस सब से आप क्या जाहिर करना चाह रहे हो? और निहाल आप ऑडियंस को बता भी चुके हो, ये कम्युनिकेशन ऑडियंस तक पहुंच चुकी है कि निहाल उस कमरे से ज़वार शाह निकाल के एक सेपरेट कमरे में भेज गया है, बैठा चुका है। अब उस सीन की क्या रेलेवेंस है जिसमें वो जगह जगह जाके पूरे घर में निहाल को ढूंढ रही है? मुझे नहीं समझ आ रही। खैर एक और चीज़ मुझे बहुत बड़ा ग्लिच लगता है, आप ना समटाइम्स दिखाते हो कि जी हमारी जो निहाल है वो तो एक बड़ी नर्ड टाइप बच्ची थी, मतलब लाइक गीक टाइप थी, और वो ऐनक भी पहनती थी जैसी जैसी कोई नई टाइप्स, और जब उसकी शादी हुई तो वो ऐनक पहन के आ गई। लेकिन अब जब आपको याद आता है कि हुनैन के साथ जब आप उसके पास के सीन दिखाते हो जब वो कॉलेज में है, जब वो नहीं, कभी उसने ऐनक पहनी हुई है कभी उसने ऐनक नहीं पहनी हुई, इस्टेब्लिश क्या करना है कि ऐनक क्या निहाल के करैक्टर का पार्ट है या नहीं है, क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है क्या? अच्छा ये भी नहीं है कि अगर हम कहेंगे जी निहाल जो थी वो बहुत ही पड़ाकू बच्ची थी, ऐसा भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। मुझे वो ऐनक की सिलेक्शन, मतलब वो क्या क्रिएटिव चॉइस होगी जिसमें उन्होंने सोचा होगा निहाल जो है ऐनक पहनेगी, आज पहनेगी फिर नहीं पहनेगी, मतलब शादी वाले दिन पहनेगी। मतलब शादी वाले दिन क्या उसने कुछ स्पेशल किस्म की कशीदाकारी कर रही है कि उसको ऐनक पहना के हम भेजेंगे? कहाँ थे स्टाइलिस्ट, कहाँ थे कैमरामैन, कहाँ थे डायरेक्टर, कहाँ थे असिस्टेंट डायरेक्टर जिन्होंने कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करना होता है? मतलब चलो हम डायरेक्टर को तो कुछ नहीं कहते ना, वो तो फिर एक लेजेंड है, द लेजेंड ऑफ तेरे बिन, तो उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए आप असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछ लेते हैं कि आपने इस ड्रामे में कॉन्टिन्यूटी क्यों नहीं इंश्योर कराई कि जब वो ऐनक कभी है तो कभी नहीं। खैर आगे चलते हैं। मुझे जो है और जो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है इस ड्रामे में कि जो ओवर ड्रामेटिक किस्म के करेक्टर, जैसे फोजिया का करेक्टर, आई हेट दैट करेक्टर। और ज़ीक्यू, जितना मुझे उस करेक्टर से नफरत है उससे ज़्यादा मुझे नफरत इस चीज़ से है कि ज़ीक्यू वो उतना ही गंदा कर रही है। ज़वार सब झूठ बोल रहे हैं, तुम ही सच्ची हो, बताओ किस मंसूबे से आई हो यहाँ? मतलब एक गंदे करेक्टर को उससे ज़्यादा गंदे तरीके से करने का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ज़बरदस्ती की चीखें और फजूल चीखें, चीखा चखाड़ा डाला हुआ है, मतलब लाइक तू फलानी तू ढिमकानी, बस गालियाँ रह गई हैं ऐड करने वाली। सो ये एक मेरे थोड़े से प्रॉब्लम्स थे विद डायन। इसके अलावा अभी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जी एक तो है जी मुझे शबाब की भी नहीं समझ आ रही, बड़ी कन्वीनियंटली वो कभी जो है प्रो निहाल हो जाती है और फिर कभी कभी एंटी निहाल हो जाती है। अभी जब बच्चा चाहिए तो वो उसको निहाल से अच्छा कोई नहीं लगता, और जब थोड़ी सी भी अगर आपके हस्बैंड ने थोड़े से पराठे खा लिए या थोड़ी सी कंसर्न शो कर रही है तो वो उसको उसकी जान पे अजाब आ जाता है। मतलब मेरी बहन, जब तुझे बच्चा चाहिए जब तुझे बच्चा निहाल से ही चाहिए तो वो अब मेल से या वाईफाई के थ्रू कोड तो नहीं आएगा जिससे फिर वो बच्ची प्रेग्नेंट होगी और फिर वो बच्चा निकलेगा। जाहिर है कोई ताल्लुकात कायम होंगे, मतलब मुझे लगता है शायद उसको इसी बात का नहीं पता कि ताल्लुकात कायम करने पड़ते हैं। अगर उसको पता होता तो वो भी बांझना होती आई थिंक, लेकिन वो हमारे डॉक्टर जो हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर चुके हैं कि हमारी शबाब जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। खैर आई वाज जस्ट किडिंग। मुझे और जो चीज़ इसमें ऐड करनी है, आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक बस यही कुछ पॉइंट्स है जिस मैंने बात कर ली। कुछ रह जाए तो मैं देख लेता हूँ। और जो मुझे प्लॉट में थोड़ा सा लूप होल लगता है वो ये है
कि जी एक सीन दिखाते हैं कि निहाल की जो मदर हैं वो आई हैं उनसे मिलने। मैं आ गई हूँ बेटा। निहाल से, और उसको निकाल दिया जाता है वहाँ से, मतलब उसको पहले वेट कराते हैं। ज़बार से कहता है नहीं है तुम्हारी बेटी, दफ़ा हो जाओ, फलाना ढिमकाना है। वो घर भी चली जाती है, वो अपने हस्बैंड से गालियाँ भी खा रही होती है। अब अगला ही सीन दिखाते हैं, नूरी जो है, पहले तो नूरी के ऊपर इतना सख्त पैरा होता है फौजिया का और उसकी बहन का कि जी इसने जो है निहाल से नहीं मिलना, जब निहाल जो है वो कैद हुई है। तो जी यकदम नूरी जो है वो निहाल के कमरे में नमूदार हो जाती है, मतलब खिड़की पे, कमरा बंद ही है, और कह रही नूरी फलाना टिपकाना, नूरी तू यहाँ से भाग जा, फलाना मैं तुम्हारी माँ को लेकर। मुझे लगा कि लाइक ये सीन या तो उधर आना था जहाँ माँ वहाँ पे वेट कर रही थी, या ये इस सीन की प्लेसमेंट मुझे समझ नहीं है, या तो आप माँ को पहले इंतज़ार करते हुए दिखा रहे हो, यकदम माँ जो है वो आ गई दरवाजे के आ गई। वो कैसे नूरी उसको लेके आई या माँ पे माँ कैसे आई, वो कनेक्शन आपस में ठीक नहीं है। ये एक लूप होल है। लूप होल्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, बुरी एक्टिंग्स हैं और बहुत कुछ है। और इसी के साथ हमारा आज के रिव्यूज़ भी ख़त्म हो गए हैं। आई होप ये बड़े मज़ेदार किस्म के हुए हैं रिव्यू विदाउट मून। लेकिन मैंने मून को बहुत ज़्यादा मिस किया है, मैंने डिस्कशन को बहुत ज़्यादा मिस किया है। अकेले उस तरह से मज़ा लगाना उस तरह से पॉसिबल नहीं है जिस तरह हम दो बंदों का आपस में लगता है। आज मेरी हा भी नहीं आई होगी बहुत ज़्यादा इस वीडियो में। खैर अब चलते हैं कुछ बेस्ट एक्टर और कुछ बेस्ट एक्ट्रेसेस की तरफ, बेस्ट एक्टर और ऑस्कर्स की तरफ। जी मेरा बेस्ट एक्टर है जो इस वीक का है वो हैं जी नो डाउट गुले राना फ्रॉम पैराडाइज। तेरी वो फसाने तेरे, उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया। सेकंड अगर मैं किसी को बेस्ट एक्टर देना चाहूँगा तो वो हैं जी शमीम हलाली फ्रॉम परवरिश। पैकेट के मसाले और बिरयानियाँ किसी को तमीज़ तक नहीं है खाने पकाने की, है मेरी बला से। क्योंकि मुझे उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है या जिस तरह से अपने डायलॉग्स के ऊपर उनको कमांड है वो आई थिंक हमारे यंगस्टर्स को सीखनी चाहिए। कि मैंने बहुत नोट किया कि हमारे आने वाले बच्चों में ना कहीं वो डायलॉग्स खा जाते हैं, उनकी अदायगी उस तरह से नहीं होती, वर्ड्स पूरे समझ नहीं आते। सो वो इसी एक चीज़ को हाईलाइट करने के लिए मैंने आज शमीम हलाली को बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक में इंक्लूड किया है। और ऑस्कर अगर मैं किसी को देना चाहूँगा तो नो डाउट CQ फ्रॉम डाइन, मतलब लाइक ये तस्वीरें झूठी है। जावेद आमिर, मतलब वो क्यों हैं उसमें और वो क्यों चीख रही हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए। अच्छा काफ़ी अर्से से हमने कमेंट्स नहीं किए, मैं चाहता हूँ कि आज एक अच्छा मौका है अच्छा मौका है कि मूड नहीं है और हमें कमेंट्स कर लेने चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगा है और हमारे पास आज कुछ करने को है नहीं तो हम आज थोड़े कमेंट्स कर लेते हैं। तो जी पिछले एपिसोड के हम कमेंट करते हैं। अच्छा पिछले एपिसोड का आप लोगों ने हमारा थंबनेल बहुत पसंद किया। हाँ हमने मीनिंगफुल का वो चेंज किया है, वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है इंट्रो। जी चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ जहाँ से हमें कमेंट लेने हैं। चलें जी जो टॉप के कमेंट हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आए वो कहते हैं वी वांट 2 रिव्यूज़ इन अ वीक, यू पीपल डू वेरी ऑनेस्ट रिव्यूज़ एंड लिसनिंग योर फ्रैंक एंड कैजुअल चिट चैट टेक्स अस अवे फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच। इसके अलावा नौरीन हैं वो कहती हैं 2 ड्रामा रिव्यूज़ पर वीक, सो ग्लैड यू गाइज आर बैक, मिस यू बोथ, थैंक यू सो मच। सहर जो हैं वो कहते हैं डायन एंड कुछ ना कहना रिव्यूज़ आर हिलेरियस, कैन नॉट स्टॉप लाफिंग, थैंक यू सो मच। राबिया अकरम है आई एम ओनली वॉचिंग कर्जे जान इन होल वीक, ओके जी। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैडनेस है वो कहते हैं, ये मैंने कौन से लगाए हैं, अच्छा वो इंजीनियरिंग मैडनेस है वो कहते हैं द कर्जे जान कमेंट्री वॉज सो ऑन पॉइंट, द एक्टिंग इज़ वेरी गुड एंड गुड करेक्टर्स बट प्लॉट होल्स नीड्स टू बी लुक्ड एट, लविंग द फैक्ट दैट यू गाइज आर बैक, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमना रज़ा वो कहते हैं लव द टाइटल पिक्चर, अपलोड रेगुलरली, रियली मिस योर शो, थैंक यू सो मच। एक और है यूज़र एस्टोनफिया 5640, sorry you cannot justify rape, yes you are right, come on, we are in generation where on one hand we protest for sexual harassment and on the other hand support such rapist characters, comparison हर जगह होता है, टॉक्सिक रिलेशन भी होता है, तो क्या हर कोई रेप करेगा?
यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट वाज माय फॉल्ट, मैंने कुछ गलत तरीके से सपोर्ट किया। अगेन आई विल से कि मुझे लगता है मैं बात सही से कन्वे नहीं कर पाया। चलें जी, ये हैं कुछ अदद कमेंट्स जो हमने आज के इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा आज का शो। अच्छा, एक और चीज़, मैं ये अगर मैं अकेले बैठ के अगर ये शो कर रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो आपके नहीं कमेंट्स का है। आई वाज लाइक मैं चाहता तो मैं आज भी शो छोड़ देता हूँ, या हमारा आने वाला मीनिंगफुल भी शायद नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो हम शायद लाइव करेंगे मैं और मून, और वो उसकी भी रीज़न सिर्फ आप लोग ही हैं। मुझे नहीं समझ लग रही थी कि शो कैसा होगा, मैं कल रात से नर्वस हूँ लिटरली बहुत ज़्यादा। लाइक करना भी है और करना है, लाजमी करना है, मतलब ये तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, करना नहीं है तो फिर यही हो सकता है, मतलब गिवन रिसोर्सेज में। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त, चूँकि मून है ही नहीं, खैर मुझे दीजिए इजाज़त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।